बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 दहलीज़। ये एक ड्रामा है जो कि अमजद इस्लाम अमजद जो कि जिनकी वफ़ात हो चुकी है, बड़े अच्छे शायर भी थे और बड़े अच्छे मुसन्निफ़ भी थे, नसर निगार भी थे। ये 1944 को पैदा हुए, 2023 में फ़ौत हुए हैं, रिसेंट ईयर्स में ही फ़ौत हुए हैं। सिविल लाइन कॉलेज लाहौर से इन्होंने बीए करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज से एमए किया। अच्छा, उसके बाद इनके एक अब बतौर शायर, ड्रामा नवी, सफ़रनामा निगार के हैसियत से अपना लोहा मनवाया। और इनको जो है ना वो 1980 में सतारा इम्तियाज़ और 2023 में हलाल इम्तियाज़ के एजाज़ात से नवाजा गया। इन्होंने ड्रामा वारिस लिखा, अपने दहलीज़ को अवाम से खुश किया और बशमूल चीनी ज़ुबान के कई ज़ुबानों में डब किया गया, यानी ये जो दहलीज़ था। और उसके अलावा ड्रामा दहलीज़ के हदायतकारों में कंबर अली शाह, यावर हला, ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो कि जिनको हम जो है ना वो MCQs के पॉइंट। इनकी तसानीफ़ में बारिश की आवाज़, शाम सराय, दहलीज़, जो हमारा भी कहानी है वो भी दहलीज़ नावल ही है इसके अंदर से। तो मैं बेसिकली ना आपको ड्रामा समझा देता हूँ दहलीज़ असल में है क्या चीज़। ये ना इन्होंने जो ये वाली किताब है जो कि फेडरल बोर्ड की सिलेबस भी था ना, पिछले साल जो फेडरल बोर्ड का सिलेबस है ना, तो उसके अंदर इस ड्रामे का दूसरा प्लॉट था। इस ड्रामे का इस चैप्टर में, यानी कि जो हमारे पास अभी जो चैप्टर है इसमें इसका डिफरेंट प्लॉट है। प्लॉट में आपको समझा देता हूँ है क्या। अहमद अली कारोबारी शख्स है, ठीक हो गया। ये अब ये देखें ना, ये नीचे जो है ना ये करेक्टर सारे लिखे हुए हैं हमारे पास, फ़कीर हुसैन, ये सारे मैं भी आपको बताता हूँ इनका ताल्लुक़ क्या आपस में। तो अहमद अली कारोबारी शख्स है, वो अपना प्लाजा तमीर करवा रहा है। तो जो उसका डिज़ाइनर है ना, नक्शा नवीस रहमान, वो मशवरा देता है कि प्लाजे के साथ ना एक मकान है, एक घर है, अगर वो भी प्लाजे में शामिल हो जाए ना तो हम एक सिनेमा जो है ना वो ग्राउंड फ्लोर पर बना सकते हैं, यूँ हमारे प्लाजे की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब वो जो मकान है ना वो अहमद अली का रिश्तेदार है, फ़कीर हुसैन उसका है। अहमद अली फ़कीर हुसैन को मुख्तलिफ बहानों से जो है ना वो बड़ा, ये ड्रामे का पहला प्लॉट है। अब वो हमें इस कहानी में वो प्लॉट नहीं दिया गया, मतलब मुख्तलिफ बहाने लगाता है, उसके घर में आता है, उसके साथ बड़ा अच्छा रिश्तेदारी बनाता है, जो कि इनके दरमियान पिछले 25-30 साल से कोई बातचीत नहीं होती, और इसे मुतबादिल मकान का लालच भी देता है। लेकिन फ़कीर हुसैन राज़ी नहीं होता, वो कहता है कि ये मेरी बीवी की याद है, हम मिल के इस घर में बनाया था, तो मैं ये कभी भी नहीं बेचूंगा तुम्हें। अब अहमद अली जो है ना, ये जो कारोबारी शख्स है, इसका बेटा आबिद है, ये एक बदमाश फितरत तबीयत का आदमी है, लड़का है। ये अपने चचा को, यानी जो इसके अहमद अली का जो कज़न है ना, बेसिकली कज़न है अहमद अली का फ़कीर हुसैन, उसको बड़े धमकाता है, डराता है इस तरह करके ना, तो लेकिन वो नहीं बेचता। फ़कीर हुसैन उसका बेटा अख्तर है, बेटी सईदा है। ये अब आबिद के नाजायज़ हरबों से बहुत तंग होते हैं। आबिद कभी उनके घर में किसी को बजवाता है, सारा कुछ इस तरह ना। अख्तर का एक दोस्त होता है रफ़ीक, जो एक बज़ाहिर एक बुरा और जुराइम पेशा नौजवान है। वो अख्तर की मदद करता है। वो एक करदार जागीरदार जहांगीर का है, जो ज़मीन को अपने नाजायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। आखिरकार कुदरत इंतकाम लेती है और जहांगीर की हवेली को आग लगती है, जिससे वो जलकर मर जाता है। अब ये एक जो प्लॉट है ना, ये जहाँ पर ये एक जागीरदार को दिखाया गया है मरते हुए, इसका डायरेक्ट तल्लुक जो है ना वो किसके साथ है, इसके साथ है, ये रफ़ीक के साथ है। अब अहमद अली और फ़कीर हुसैन के घरानों के दरमियान कशमकश जारी होती है। कशमकश ये है कि जी मुझे तो मकान दे दो। उन्हीं दिनों अहमद अली बीमार हो जाता है, तो फ़कीर हुसैन उसकी बड़ी खिदमत करता है, अयादत करता है, तो उनके जो रंजिशी है ना, जो जो गुस्सा है वो ख़त्म हो जाता है इसका ख़ानदान का। अहमद अली का एक और बेटा भी खालिद है, जो नेक फितरत शख्स है। वो फ़कीर हुसैन की बेटी सईदा को पसंद करने लगता है। सईदा भी उसमें दिलचस्पी रखती है, लेकिन एंड में ना वो रफ़ीक को तरजीह देती है, क्योंकि रफ़ीक ये फ़ैसला कर लेता है कि वो तमाम जुराइम को छोड़कर जो है ना वो पुलिस के हवाले कर देगा और अपनी सज़ा काटेगा। तो सईदा उसके इस किरदार से मुतासिर होकर उसको कहती है कि वो उसका सहारा बनेगी और शादी का फ़ैसला कर लेती है। अब आपने देखा कहाँ पर है ये जो हमारे पास ये फ़कीर हुसैन, अख्तर, सईदा, ये एक फ़ैमिली है। अहमद अली, खालिद और आबिद ये एक फ़ैमिली है। रफ़ीक एक करैक्टर वो डिफरेंट है। और ये सलामत जो है ना ये रफ़ीक का दोस्त है। और जो जहांगीर जो है ना वो क्या है, जागीरदार है। और ये सलमा और नीलम जो है ना वो बेसिकली ये रफ़ीक अख्तर की ना क्या कहते हैं, अहमद अली की बेटी है, और अहमद अली का जो है ना वो बीवी है, यानी नीलम बेटी है और सलमा बीवी है। ये अब आपने ये सारा मैंने बता दिया। अब आ जाइए सीधा ड्रामे के ऊपर। रफ़ीक का डेरा है। सईदा और अख्तर कदर एक्साइटेड अंदाज में आते हैं, डेरा खाली है, चारों तरफ देखते हैं। बेसिकली वो ना एक बड़ी एक ख़बर लेकर आए हैं, किसके लिए, रफ़ीक के लिए।
अख्तर, रफ़ीक साहब, सईदा कहाँ गया वो रफ़ीक साहब आवाज़ें लगाते हैं, रफ़ीक के डेरे पर आते हैं। रफ़ीक वो जो अच्छा शख्स है लेकिन जराइम पेशा बन चुका हुआ है। मैंने कहा भी था, एकदम अंदरूनी दरवाजे को खुलते हुए देख कर रुकती है, रफ़ीक दरवाजे में खामोश खड़ा है, इसके पीछे सलामत है। अख्तर इनकी तरफ बढ़ता है, अख्तर इत्मीनान का सांस लेते हुए, ओहो हम तो घबरा गए थे, अस्सलाम वालेकुम बाजी जी सलामत। अख्तर सईदा को सलाम करते, सही सलामत मुलाजिम कह लो, अख्तर का दोस्त कह लो, क्या हाल है यार बहू। अख्तर यानी बहू वो कहता है अख्तर को, तुम्हारी दुआ है सलामत, आपके लिए खुशखबरी है रफ़ीक साहब। बच्चों की तरह जल्दी से बात करते हुए, सरदार जहांगीर जलकर मर गया। अब सरदार जहांगीर और रफ़ीक आपस में दुश्मन है। तो अब रफ़ीक को जब ये खबर मिलती है तो वो कोई एक्साइटेड नहीं होता, वो कहता है मुझे पता है, क्योंकि ना रफ़ीक ने फ़ैसला ये कर लिया हुआ है कि अब वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। तो आप खुश क्यों नहीं है रफ़ीक साहब, हम यही तो आपको बताने आए थे। सलामत, लो जी ये कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ खाने के लिए तो होना चाहिए। आप बताएं बाजी, पैरों की लस्सी पेश करूं। सईदा हैरत से, ये क्या चीज़ है पैरों की लस्सी, आपको नहीं पता, ये बड़ी मुफीद चीज़ होती है, दूध या दही डालकर बनाते हैं, बड़ी आला नस्ल की चीज़ है, बड़ी नींद आती है इसको पीने के बाद। अख्तर हंसते हुए, यार सलामत, एक तो तुझे हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की पड़ी रहती है, तुम बीच में मत बोलो, मैं बाजी जी से बात कर रहा हूँ। सईदा, नहीं सलामत भाई शुक्रिया, हम चलेंगे रफ़ीक से, आप आइए ना किसी वक्त, अब्बू भी पूछ रहे थे आपका। अब रफ़ीक इनके घर आता जाता रहता है अख्तर की वजह से, अख्तर का दोस्त है ये, और सईदा में भी दिलचस्पी रखता है और सईदा भी इसमें दिलचस्पी रखने लग गई हुई है। तो रफ़ीक आज़ुर्दगी से मुस्कुराते हुए, यानी ज़रा गमज़दा अंदाज में ना मुस्कुराते हुए, इन्हें मेरा सलाम कहिएगा, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िर होऊंगा, लेकिन हो सकता है कि इस वक्त तक इन्हें मेरा नाम भी भूल चुका हो। अब ये अंदर से फ़ैसला करके आ चुका हुआ है। क्या मतलब, सईदा कहती है, मैंने हल्का हकलाते हुए। सलामत, अब सलामत कहता है सईदा को, आप ही समझाएं बाजी जी, मेरी तो आंदरें जवाब दे गई हैं, यानी कि मैं तो हिम्मत हार गया हूँ। ये अपने आप को उस्ताद अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा है। सईदा हैरत से, सलामत सामने खड़ा है, पूछ रहे आप, हाँ अख्तर, सरदार जहांगीर की मौत के बाद अब मेरा इस डेरे को चलाने का कोई जवाब नहीं रहा, तो आप छोड़ देना, इससे कोई अच्छा काम करें। रफ़ीक, करूँगा मगर बाहर आकर। सलामत, फिर वही बात, देखो यार बहू, अब जब कि हम ये सारे गलत काम छोड़ रहे हैं, शरीफ शहरी बनने का इरादा कर ही लिया तो काफ़ी नहीं है। रफ़ीक, ये बात नहीं है सलामे। अब रफ़ीक ने सलामत को कहा, शरीफ आदमी बनने के लिए मुझे वो सारे बोझ अपनी गर्दन से उतारने होंगे जो मैंने इन 12 सालों में जमा किए हैं। सारे जराइम और गैर कानूनी काम जो मैं करता रहा, उनका कफ़ारा अदा किए बगैर मुझे अख्तर और सईदा की तरफ इशारा करता है। सईदा चौंक कर इसकी तरफ देखती है, इन लोगों के साथ खड़ा होने का कोई हक़ नहीं, मैं खड़ा ही नहीं हो सकता। यानी जो नेक लोग हैं, अख्तर सईदा शरीफ लोग हैं, मैं इनके साथ खड़ा तब होऊंगा जब मैं अपने कुफारा उदा कर दूंगा, यानी मैं अपनी सजा काट लूँगा। सलामत, पर वो काम तुम खुशी से तो नहीं करते थे। रफ़ीक जोर देते हुए, किए तो थे ना, कानून तो तोड़ा था ना, नुकसान तो पहुँचा ना लोगों को मेरी वजह से। सलामत, वो तो ठीक है, इंसाफ भी कोई चीज़ होती है, इंसाफ़ी के लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ सलामे, मगर उस्ताद सलामत भी ठीक कह रहा है, 12 साल में जो तुम पर गुजरी है कम सज़ा तो नहीं। नहीं अख्तर भाऊ नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। सईदा बीवी, वो डायरेक्ट सईदा से मुखातिब होता है। सईदा, हाँ रफ़ीक साहब। अख्तर, ये क्या कह रही हो तुम। रफ़ीक, ज़मीर पर बोझ लेकर आज़ाद रहने से बेहतर है कि चंद साल सज़ा काट लूँ। क्या बुरा है अख्तर, फिर तुम भी किसी झिझक के बगैर मुझे अपना दोस्त कह सकोगे, कहोगे ना। अख्तर इस बात में सर हिलाता है, यानी कि हाँ अच्छा सईदा बीबी, खुदा हाफिज़। सईदा, खुदा हाफिज़। सलामत बेचैनी से आगे बढ़ते हुए, कमाल करते हो यार उस्ताद जी, तुम्हारा ख्याल है हमारा कोई ज़मीर नहीं, हमारे कोई बोझ नहीं, अगर तुमने जेल की रोटी खाने का फ़ैसला कर लिया तो मैं भी साथ चलूँगा। सईदा से, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। दोनों जाते हैं, रफ़ीक चंद लम्हों में रुककर सईदा की तरफ देखते हैं। अब ये एक सीन मुकम्मल हो गया। अब दूसरा सीन कहाँ पर चल रहा है, अहमद अली के घर में है, वहाँ पर फ़कीर हुसैन भी बैठा हुआ है। अब अहमद अली की तबीयत थोड़ी बेहतर होना शुरू हो गई है, तो फ़कीर हुसैन उसको कह रहा है कि डॉक्टर ने कहा था तुम थोड़ी वॉक किया करो, या क्या तुम तेज़ गाम तेज़ रफ्तारी से चल रहे हो, ऐसा ऐसा चलो। अहमद अली, आज मैं इतना खुश हूँ, जी चाहता है पूरी दुनिया घूमाऊँ। नीलम शरारत अमेज अंदाज में, मगर कराची से आगे तो समुंदर है अबू जी। सलमा, मोहब्बत से, बहुत बदतमीज़ होती जा रही हो तुम। अख्तर, जी बिल्कुल। नीलम, आप तो मत बोलें बीच में। अहमद अली, क्यों नहीं बोलेगा, हम तो ये इंतज़ाम कर रहे हैं कि तुम इसके सामने बोल ही ना सको। क्यों सलमा। सलमा अपनी बीवी को कहता है, सलमा ये फिर भी बात नहीं आएगी, यानी सलमा कहती है कि अपनी इनकी बेटी बात नहीं आएगी। अहमद अली, क्यों, माँ से कुछ इनहेरिट किया है इसने। कुछ नहीं। सलमा, क्या, मेरा मतलब है तुमसे कुछ नहीं सीखा इसने। सलमा, अच्छा,
यानी वो टोंट मारता है इसको, फ़कीर हुसैन क्या तुम दोनों मेरी बेटी के पीछे पड़ गए हो, इधर आओ बेटी तुम मेरे पास आओ। नीलम हैरत से सबकी तरफ देखती है, एकदम इनका मतलब समझ के शर्म आ जाती है और अंदर की तरफ भाग जाती है, सब हंस पड़ते हैं। अहमद अली मेरा ख्याल है फ़कीर हुसैन जबकि अल्लाह ने हम सब पर मेहरबानी कर दी है तो मैं भी तुमसे कुछ मांग ही लूँ। फ़कीर हुसैन मुस्कुराते हुए, जो मांगना है सीधी तरह मांगना, चक्कर ना देना पहले की तरह। यानी वो जब घर के लिए अहमद अली का घर लेने आता ना जब, तो इस तरह चक्कर वाली बातें करता है कि ये कर लो वो। अहमद अली नहीं, फ़कीर हुसैन अब ऐसा नहीं होगा, सईदा बेटी ज़रा यहाँ आना। सईदा चौंक कर इनकी तरफ देखती है। अब वो सईदा से हाथ मांग रहे होंगे किसके लिए, वो जो उनका जो नेक फितरत बेटा है खालिद के लिए। तुम भी आओ खालिद बेटा इधर। जी खालिद उठकर आया था, यहाँ आओ बेटी मेरे पास, मैं यहीं ठीक हूँ चचा जान। अरे नहीं तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें क्यों बुला रहा हूँ, क्यों फ़कीर हुसैन। दोनों मुस्कुरा कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। क्या बात है सईदा बेटी। सईदा अड़कते हुए, अब्बू चचा जान मुझे जिस लिए अपने पास बुला रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती। मगर बेटी खालिद और तुम तो, हाँ हाँ तुम दोनों तो। इस वक्त और बात है चचा जान, मैं दरअसल खालिद को तुम पसंद करती हो बेटी। खालिद बहुत अच्छे हैं अब्बू, बहुत अच्छे, मगर आप कहा करते थे ना कि किसी दूसरे के लिए कुछ करना है तो अपने आप को मारना पड़ता है, अपने अंदर से अपने हिस्से से कुछ काट कर उसे देना पड़ता है। हाँ हाँ सही बात है बेटी, मैंने भी यही सोचा है अब्बू, हम सबके लिए सबके पास सब कुछ है, आराम सुकून तवज्जा, लेकिन एक शख्स ऐसा है अब्बू जिसके पास इनमें से कुछ भी नहीं, बिल्कुल अकेला है वो। किसकी बात कर रही हो बेटी। अख्तर चंद लम्हे सईदा के तज़ब्ज़ुब को, यानी कि जो है ना वो उसकी हिचकिचाहट को देखता है, एक कदम आगे बढ़ता है। रफ़ीक, तुम रफ़ीक की बात कर रही हो। सईदा इस बात में, मगर सईदा रफ़ीक, अख्तर कहता है वो तो जेल में चला गया। सईदा तो तुम इसे जानते हो अख्तर, हम सबसे ज़्यादा जानते हो, वो पढ़ा लिखा नहीं, शक्ल से गवार है, इसका माजी दागदार है, मगर ये सब कुछ उसने अपनी मर्ज़ी से तो नहीं किया। इतनी अज़ियत और तकलीफ़ देखने के बावजूद अगर किसी आदमी के अंदर इंसान बनना चाहिए तो उसकी मदद करनी चाहिए अख्तर, हिफाजत करनी चाहिए इसकी। अख्तर हाँ ये तो ठीक है। अहमद अली कौन है ये रफ़ीक। आबिद अब बताता है, डैड ये वही है जिससे मुझे सरदार जहांगीर की कैद से निकाला था। अब ये जो अख्तर आबिद है इसने मदद की होती है इनकी, यानी पिछले किसी प्लॉट में ये बात होगी। सलमा क्या करता है आबिद, मगर सईदा वो तो अख्तर बता रहा था कि ही इज़ अंडर अरेस्ट, तो तुम मेरा मतलब है सईदा किसी और को हो ना हो, हमें तो पता है कि आबिद ने जो कुछ किया क्यों किया था। अगर एक गुनाहगार तौबा कर ले, कफ़ारा अदा कर दे तो अपने जुर्मों की सज़ा भुगत ले, तो क्या इसे भी मुआशरा कबूल ना करे। अहमद अली क्यों नहीं करे बेटी, मगर इसके लिए तुम क्यों। इसलिए चचा जान के इस तस्वीर का ये रुख हम सब लोगों ने देखा है, मगर हम इसे माफ़ नहीं कर सकते तो बाकी दुनिया कैसे माफ़ करेगी। मैं ठीक कह रही हूँ ना अब्बू। फ़कीर हुसैन तुमने बहुत अच्छा सोचा है बेटी, लेकिन तुम इसे सहारा देने का फ़ैसला कर ही लिया है तो कभी इसे ये एहसास ना होने देना कि तुमने इस पर रहम खाकर इसे कबूल किया है। इस एहसान के इजहार से इसकी बरकत ज़ायल हो जाती है। सईदा मुझे इसका एहसास है अब्बू, ऐसा कभी नहीं होगा। वो रोते हुए बाप के सीने से लगती है, मुझे ये शायद बात इस तरह नहीं करनी चाहिए अब्बू, मुझे माफ़ कर दे। ड्रामा दहलीज। अब आप लोगों को मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई टेक्निकल चीज़ है जो समझ ना लगी हो, सीधे आंसर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उस्ताद खुद को पुलिस के हवाले कर रहा है। मतन के मुताबिक ये बात किस किरदार ने कही थी, ये बात सलामत ने कही थी। जब अख्तर ने रफ़ीक का नाम लिया तो सईदा ने रफ़ीक के बारे में किन जिस बात का इजहार किया। अरे ये कहा था ना उसने कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो शक्ल से गवार है, इसका माजी दागदार है, मगर ये सब कुछ उसने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। यानी ये इसका जो है ना वो आंसर आता है। ज़मीर पर बोझ लेकर आज़ाद रहने से चंद साल काट लेना बुरा नहीं, इस जुमले की वजाहत सियाक़ो सुबह के हवाले से करें तो अब हम इसके अंदर बताएंगे कि अख्तर रफ़ीक एक जराइम पेशा शख्स था, लेकिन अब वो अपने जराइम की ज़िंदगी से तंग आ चुका था। जब सईदा और अख्तर उससे मिलने के लिए आए तो रफ़ीक जो कि एक जराइम की ज़िंदगी से तंग आ चुका था, उसने ये फ़ैसला कर लिया था कि वो जेल के अंदर रहकर अपने जुराइम की सज़ा काटेगा। और उसने ये कहा सईदा से कि ये बेहतर नहीं कि मैं कुछ साल जेल काट लूँ, कम अज़ कम ज़मीर का बोझ लेकर ज़िंदा तो नहीं रहूँगा। फ़कीर हुसैन ने बेटी को क्या नसीहत की, उन्होंने ये कहा था कि बेटी तुमने अच्छा किया, लेकिन अगर तुमने इसको फ़ैसला कर ही लिया देने का तो फिर इसके ऊपर रहम मत करना कभी ना, कि तुमने कि उसके ऊपर रहम खा कर ये काम किया है। ड्रामे के अहम किरदारों का तारुफ करवाएं, वो मैंने आपको बता दिया। अख्तर जो है ना वो फ़कीर हुसैन का बेटा है। अहमद अली एक जो है ना वो बिजनेसमैन है, उसका कज़न फ़कीर हुसैन है। फ़कीर हुसैन की बेटी सईदा है जो कि जो है ना रफ़ीक को पसंद करती है। रफ़ीक एक जराइम पेशा शख्स है और सलामत जो है ना वो रफ़ीक का साथी है। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्वेश्चन भी कंक्लूड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चलते हैं MCQs की तरफ, इसको भी आज इसी के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे।